Fine, a very good morning to you people. In yesterday's class, what we had done, we had covered the permanent settlement, right? So permanent settlement में हम लोगों ने क्या किया था कि ये this was that type of collecting the revenue, जिसमें जो revenue collection होता था वो permanent होता था और वो further increase नहीं किया जाता था, right? So इससे क्या था कि at certain level the Britishers or the company, they had started thinking कि that is not a beneficial to them, right? तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक अलग तरीके का जो अलग तरीके का जो सिस्टम था वो उन्होंने शुरू किया. What was that system? That was a महलवारी सिस्टम. अब मैं आप लोगों को महलवारी बता देती हूँ कि what the महलवारी सिस्टम is. सी ये जो सिस्टम जो पहले परमानेंट सेटलमेंट वाला चला रखा था वो अब इनके लिए चेंज करना जो था वो दैट वाज वेरी वेरी इनएविटेबल, बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था. सो इन द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ द बंगाल, या जिसे आप कह सकते हैं आज का उत्तर प्रदेश, राइट? जो बंगाल का नॉर्थ वेस्ट पार्ट था, जिसका बहुत ज्यादा पार्ट जो है इस टाइम हमारा जो उत्तर प्रदेश है उसमें है, वहां पर one Englishman was there, Holt Mackenzie. Holt Mackenzie, he had devised the new policy, right? That policy came to be known as the महलवारी system. ये 1822 में बनी, right? और इसका क्या पर्पस था कि जैसे पहले इन्होंने जो लोकल रूलर्स है उनको जमींदार डिक्लेयर कर दिया और जो जमींदार से वो इंडिविजुअल लोगों से टैक्स जो था वो कलेक्ट करते थे. अब इन्होंने क्या किया कि पहले तो टैक्स कलेक्शन से पहले एक सर्वे किया, राइट? इन्होंने एक सर्वे किया. अंडर हिज डायरेक्शंस द कलेक्टर्स, दे वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, दे हैड इंस्पेक्टेड द लैंड, they had measured the fields, and they had recorded that what is the custom going on there, कि कौन ज्यादा टैक्स पे करता है, रेवेन्यू कौन ज्यादा पे करता है. आई मीन जो भी वहां की सोसाइटी का सिस्टम था वो इन्होंने किया. उसके बाद एक इन्होंने एस्टिमेट लगाया कि हर प्लॉट से कितना रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट हो सकता है. हर पीस ऑफ लैंड से, एवरी पीस ऑफ लैंड, वहां से कितना रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट हो सकता है. नाउ तो इन टोटल इन्होंने एक अमाउंट निकाल लिया, सारे विलेज का एक अमाउंट निकाल लिया, राइट? इन्होंने एक सर्वे किया और उसके बाद एक अमाउंट निकल गया कि इतना अमाउंट हमें इस विलेज से मिल सकता है, राइट? सो द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट within a village was added to calculate the revenue that each village had to pay. अब जो रेवेन्यू था पहले परमानेंट सेटलमेंट में, the individual peasants were paying the revenue. Now in महल सिस्टम वाली सिस्टम में क्या किया, that the village had to pay the tax as the revenue as a whole, right? पूरे गांव का एक कॉमन एक अमाउंट निकाल दिया कि इतना अमाउंट जो है ये गांव पे करेगा, राइट? और ये जो डिमांड थी कंपनी की कि ये पर्टिकुलर गांव जो है इतने पैसे देगा, सो दैट वाज टू बी रिवाइज्ड. अब इन्होंने इसको परमानेंट नहीं किया, जैसे पहले तो परमानेंट कर दिया था, अब इन्होंने इसको परमानेंट नहीं किया. इट वाज टू बी रिवाइज्ड पीरियोडिकली, राइट? कुछ टाइम पीरियड के बाद इसको दोबारा रिवाइज किया जाता था, कीपिंग इन माइंड द करंट कंडीशंस. और ये रिवाइज का मतलब होता था इंक्रीज ही होता था ये. एंड द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वाज गिवन टू विलेज हेडमैन. अब परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, जमींदार कलेक्ट करते थे और कंपनी को देते थे. अब महलवारी सिस्टम में क्या हुआ, द विलेज हेडमैन, जो गांव का मुखिया होता था, he was responsible for collecting the tax and paying it to the company, right? So ये जो सिस्टम था ये महलवारी सिस्टम कहलाया. अब बेसिक डिफरेंस क्या है महलवारी सिस्टम में और परमानेंट सेटलमेंट में, राइट?
एक तो ये था कि इनका जो इंट्रोडक्शन था, लाइक जब जो परमानेंट सेटलमेंट था वो इंट्रोड्यूस हुआ 1793 में, महलवारी इंट्रोड्यूस हुआ 1822 में, राइट। परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार कलेक्ट करते थे रेवेन्यू, और महलवारी सिस्टम में विलेज हेडमैन यूज्ड टू कलेक्ट द रेवेन्यू। जो परमानेंट सेटलमेंट था, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, whereas महलवारी system was introduced in northwestern Bengal, right? Now a permanent settlement में अब क्या हो गया था कि जो जमींदार थे, they were the owner of the land, they were the owner of the land, whereas in महलवारी system peasants were the owners of the land, right? So ये basic difference थे इन दोनों ही टाइप के रेवेन्यू कलेक्शन में, राइट। अब इसके बाद एक और सिस्टम जो था, दैट वाज डिवाइस्ड, राइट। नॉर्थ में तो हो गया, महलवारी सिस्टम भी था, परमानेंट सेटलमेंट भी था। नाउ दे हैड टू मूव टू साउथ, राइट। सो साउथ में there was a similar move away from the idea of permanent settlement. permanent settlement से थोड़ा सा ये डिफरेंट था साउथ में। यहाँ पर जो सिस्टम चलाया गया, दैट वाज नोन एज द रैयतवार और रैयतवाड़ी सिस्टम, राइट। इसे मुनरो सिस्टम भी कहा जाता है। रैयतवाड़ी सिस्टम को मुनरो सिस्टम भी कहा जाता है। रैयतवाड़ी कहाँ से वर्ड आया? रियात या हिंदी में वर्ड यूज करते हैं रैयत, राइट। तो रैयत क्या कहते थे उसमें? पीजेंट्स को कहते थे, राइट। सो पीजेंट्स को कहा जाता था। तो जब टैक्स अब डायरेक्टली पीजेंट्स से कलेक्ट किया जाने लगा इस मुनरो सिस्टम के अंडर या रैयतवाड़ी सिस्टम के अंडर, द टैक्स और द रेवेन्यू वाज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द पीजेंट्स, राइट। परमानेंट सेटलमेंट में क्या था? जमींदार कलेक्ट करते थे। महलवारी सिस्टम में विलेज हेडमैन यूज्ड टू कलेक्ट द टैक्सेस, राइट। अब रैयतवाड़ी सिस्टम में द टैक्स वाज डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द फ्रॉम द पीजेंट्स बाय द कंपनी, राइट। सो एज मेंशन कि ये इट वाज डिवाइस्ड बाय थॉमस मुनरो, जिसका कारण इसको मुनरो सिस्टम भी कहा जाता है। एंड मुनरो फेल्ट कि इस साउथ में देयर इज नो ट्रेडिशनल जमींदार। जो जमींदारी सिस्टम था दैट वाज प्रिवेलेंट इन नॉर्थ इंडिया। साउथ इंडिया में एज सच कोई भी जमींदारी सिस्टम नहीं थी, राइट। सो व्हाट दे डिसाइडेड, what they had observed that the settlements they had to be made directly with the cultivators, कि अब उन्हें था कि हम डायरेक्ट लिंक करें कल्टीवेटर्स के साथ। जब बीच में जमींदारी सिस्टम है ही नहीं, तो क्यों बीच में किसी को डाला जाए और डायरेक्टली उन कल्टीवेटर से बात की जाए हु आर कल्टीवेटिंग देयर लैंड फॉर जनरेशंस, राइट। सो उस बेस पर ये जो सिस्टम था दैट वाज डिवाइस्ड, right? So Munro thought that the revenue should act as paternal father figures protecting the royals under their charges, right? उनको ये लगा कि अब हम लोग जो है हम डायरेक्टली पीजेंट्स से लेना शुरू कर दें, हम पीजेंट्स के या कल्टीवेटर्स के गार्जियन बन जाएं, और जो पीजेंट्स हैं, जो कल्टीवेटर्स हैं, वो डायरेक्टली इनको अब रेवेन्यू दे रहे हैं। बीच के जो मीडिएटर्स थे, जैसे परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार थे और मुनरो सॉरी महलवारी सिस्टम में विलेज हेडमैन थे, यहाँ पे मीडिएटर कोई नहीं था। There was a direct link between the company and the peasants, right? इनको ये लगा, कंपनी वालों को ये लगा कि जब हम ये सिस्टम डिवाइस करेंगे तो जो किसान है या जो पीजेंट्स हैं, they will be having more production, राइट। और मोर ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ये पीजेंट्स जो है ये रिच पीजेंट्स बन जाएंगे, रिच फार्मर्स बन जाएंगे, राइट। कि ये गरीब फार्मर्स जो है इनके पास इतना पैसा आ जाएगा, ये अमीर बन जाएंगे एंड सो ऑन। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रेवेन्यू जो डिमांड किया जा रहा था वो बहुत ज्यादा था, एंड
these riots could not, the peasants, they could not pay the taxes or pay the revenue, तो वो अपने जो खेत थे या फार्म से वो छोड़कर भाग गए, और कई विलेजेस ऐसे थे जो दे बिकेम डेजर्टेड इवन। तो ये जो मुनरो सिस्टम था ये भी खास सक्सेसफुल नहीं रहा, राइट। अब इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट जो आपके करने वाली है वो मैं आपको बता देती हूँ, अबाउट द ब्लू रेवोल्यूशन, राइट, ब्लू रिवोल्ट। अब इसमें ये आपने जानना है कि जो ब्रिटिशर्स थे या जो कंपनी थी वो एक ट्रेडर्स थे, राइट। तो ट्रेडर्स में भी ना मेन उनका ट्रेड जो था दैट वाज इन द क्लॉथ, कॉटन टेक्सटाइल जो था मेन ट्रेड था उनका, और साथ में सिल्क जो था दैट वाज आल्सो देयर। तो ये क्या था कि यहाँ से कॉटन, फाइन कॉटन जो थी वो लेके जाते थे, वहां पर इंग्लैंड में ट्रेडर्स को ये हाई रेट पे बेचते थे। ट्रेडर्स से इंग्लैंड से ये तैयार कपड़ा लेकर आते थे और इंडिया में हाई रेट पे बेचते थे, तो they were making the lot of profit। अब जब कॉटन का जो कपड़ा था, अभी इनका मेन स्पेशलाइज इसी में थे ये लोग, तो ये जो कपड़ा था इसको डाई भी करना होता था। अब सीधी सी बात है कि एवरीवन इज नॉट वेयरिंग दीज वाइट कलर्ड एंड सो ऑन, राइट। तो इन्होंने उसको डाई भी करना था। डाई करने के लिए क्या था दैट एक प्लांट होता था वोड, राइट, जिसे कहा था वोड, वो यूरोप में मिलता था। तो वो वोड जो था उससे जब डाई करते थे तो वो डल कलर्स रहते थे, ब्राइट नहीं आता था। वेयर एज इंडिगो जो प्लांट था उससे, उस इंडिगो प्लांट से बहुत अच्छा एक कलर जो था वो आता था, राइट। तो अब जो इंडिगो है, उस जो प्लांट है वो एक टेम्परेट क्लाइमेट में बहुत अच्छा ग्रो होता है, राइट। लेकिन अब ये क्या था कि ये जो इंडिगो था ये यूरोप में तो नहीं हो पाता था। तो जो ये कंपनी के ट्रेडर्स थे ये बाकी कंट्रीज में इसको ग्रो करवा के और ये यूरोप में इसको सेल करते थे, राइट। सो now when they used to sell it there, सो ये क्योंकि एज आई सेड कि टेम्परेट जोन में था, तो यूरोप में जो इंडिगो था वो बहुत इजीली अवेलेबल नहीं था, और वोट जो था वो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता था, राइट। अब ये हुआ कि जो इंडिगो था उससे कलर अच्छे आते थे, वो इंपोर्ट किया जाता था। अब जो लोग वोट प्रोड्यूस करते थे they felt कि they are having a high competition from this indigo, so they pressurized the government that the government should ban the import of indigo, right। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जो क्लोथ डायर्स है वो चाहते थे कि इंडिगो इंपोर्ट हो, लेकिन जो वुड प्रोड्यूसर्स होते थे वो चाहते थे कि इंडिगो इंपोर्ट ना हो, राइट। सो अब ये था कि जो डायर्स थे वहां के, दे वांटेड द इंडिगो टू बी देयर, राइट। तो उसका रिजल्ट ये रहा कि आसपास के जो कुछ एरियाज थे वहां पर, आई मीन अदर देन द यूरोप, जैसे ब्राजील है या कैरेबियन आइलैंड्स है, यहाँ पे इंडिगो प्लांटेशन जो थे वो बढ़ने लगे, इंडिगो इन एरियाज में उगाई जाने लगी, सो दैट की जो क्लॉथ मर्चेंट्स हैं उनको ये हेल्प होती, राइट। नाउ व्हाट हैपेंड कि ये जो ब्रिटिश थे दे वांटेड कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे इनको सोर्सेज मिले जहां पर ये इंडिगो जहां से सप्लाई करवा सके, सो दे टर्न टू इंडिया, राइट। जब यूरोप में इंडिगो की डिमांड बहुत ज्यादा होने लगी तो कंपनी जो थी इस बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती थी, तो दे हैड स्टार्टेड लुकिंग ऑन इंडिया, क्योंकि इंडिया उनकी कॉलोनी थी, राइट। इंडिया वाज अ कॉलोनी, एंड यहाँ पर उन्होंने फिर लोगों को फोर्स करना शुरू कर दिया कि वो इंडिगो प्लांटेशन करें। लेकिन जो लोग थे वो बहुत ज्यादा रिलक्टेंट थे, दे डिड नॉट वांट टू ग्रो द इंडिगो। रीजन उसके ये थे कि इंडिगो अगर एक बार उगाई जाती थी तो उसके ऊपर और कोई भी जो
कल्टीवेशन है, जैसे राइस कल्टीवेशन है, वो नहीं हो सकती क्योंकि इंडिगो जो थी वो फर्टिलिटी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती थी। इंडिगो प्लांट जो है वो फर्टिलिटी बहुत एब्जॉर्ब कर लेता था, तो ये जो सॉइल थी दैट यूज्ड टू बिकम इनफर्टाइल फॉर द ग्रोथ ऑफ अदर क्रॉप्स। प्लस इंडिगो में उनको कोई खास बेनिफिट नजर नहीं आता था, राइट? दे डिड नॉट फाइंड एनी प्रॉफिट इन द प्रोडक्शन ऑफ द इंडिगो, लेकिन ये दीज पीपल वर प्रेशराइज्ड। अब प्रेशराइज भी कैसे किया गया कि जो कंपनी वाले थे उन्होंने इन लोगों को, ये जो पीजेंट्स थे जो इंडिगो ग्रो करते थे, उनको लोन देना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया कि कुछ लैंड लीज पे ले लिया, राइट? लैंड लीज पे लेने के बाद व्हाट दे हैड डन कि उन्होंने कुछ फार्मर्स हायर करने शुरू कर दिए, और फार्मर्स जो थे कई बार उनको लोन देना शुरू कर दिया कि तुम हम तुम्हें इनपुट देंगे, यू ग्रो द इंडिगो ऑन योर फील्ड्स आल्सो। कुछ लोगों ने तो क्या किया कि कितना सारा जमीन जो थी वो लीज पे ले ली और वहां पे प्लांटेशन स्टार्ट कर दी इंडिगो की, राइट? अब जमीन तो लिमिटेड थी, वो इतनी ज्यादा नहीं मिल पाती थी। जिनको लैंड नहीं मिल पाया उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फार्मर्स को ही दे हैड स्टार्टेड गिविंग द लोन्स कि तुम ये लोन ले लो और उसके बाद तुम अपना इसमें खेती करो, और उसके बाद जो प्रोडक्शन था उसका कुछ पार्ट जो था, उसका कुछ जो आप कह सकते हैं अमाउंट जो था, ये इन किसानों को दे दिया जाता था। लेकिन प्रॉब्लम ये आती थी कि ये जो किसान होते थे, ये जो पीजेंट्स होते थे, दे वर नॉट हैविंग द मच प्रॉफिट, क्योंकि कितना पैसा तो इनका वो लोन वापसी में चला जाता था। एक लोन लेते थे और उसको पे करने के लिए उनको दूसरा लोन दे दिया जाता था, तो द साइकिल ऑफ दैट लोन दैट kept on, you can say that never ended, and these people were always caught in debt, right? तो ये जब इंडिगो के लिए जब इनको प्रेशराइज किया जाने लगा, तो जो लोग थे नाउ देवर यू कैन से नॉट सो they were reluctant to grow the indigo on their lands, right? So as mentioned कि जैसे उनको ये लोन दे दिया जाता था और किस ढंग से उनको आई मीन फोर्स किया जाता था, राइट? अब एज मेंशन कि 1859 में many riots जैसे मैंने बताया peasants, they refused to grow indigo. They refused to grow indigo क्योंकि प्रॉफिटेबल नहीं था, राइट? अब जैसे ये इतने सारे thousands of riots when they had refused to grow the indigo, तो ये when the news was spread, so the other riots also refused to pay rents to the planters. They had attacked the indigo factories, right? And even the women, they also turned up to fight with pots, pans, kitchen implements. I mean, ये अब ये आम लोगों के लेवल तक ये रेबेलियन जो था या जो रिवोल्ट था ये पहुंच चुका था. Those who worked for the planters were socially boycotted. जो वर्कर्स के लिए काम करते थे, जो कंपनी के लिए काम करते थे, उनका बाइकआउट किया गया. इसके अलावा जो प्लांटर्स के एजेंट्स होते थे उनको मारा गया. सो ये जो रिवोल्ट था ये काफी ज्यादा फैल गया था और उसका रिजल्ट ये था कि ये 1859 की बात कर रही हूं मैं, और 1857 सिर्फ 2 साल पहले, only 2 years back, there was a revolt in the country. There was a revolt in the country, 1857, first war of independence. ये हम लोग अभी सेकेंड टर्म में करेंगे, आई मीन PT2 में करेंगे आप, राइट? सो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, नाउ इट वाज अफ्रेड कि अभी 2 साल पहले ही कितना बड़ा रिवोल्ट होके हटा है, तो दे वर नॉट इन अ पोजीशन टू अफोर्ड दिस टाइप ऑफ रिवोल्ट अगेन, राइट? दे वर नॉट इन अ पोजीशन टू अफोर्ड द रिवोल्ट. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि नाउ वी शुड डू समथिंग दैट इज इन द फेवर ऑफ द पीसेंट्स, राइट? तो ऐसे में एक कमीशन भेजा गया. सब उससे पहले तो ये किया गया कि क्वीन विक्टोरिया ने डिक्लेयर कर दिया कि जो इंडिगो है इट वुड नॉट बी सोन, राइट? और ये जो एक्शन था क्वीन विक्टोरिया का, उससे ये लगा कि लाइक शी इज इन फेवर ऑफ द पीसेंट्स.
उसके बाद एक कमीशन बिठाया गया जिसे इंडिगो कमीशन कहा जाता है, और उसने पूरा स्टडी किया सिस्टम को. देन दे हैड declared that indigo production was not profitable for yachts. The commission asked the yachts to fulfill their existing contracts. लेकिन आगे अगर वो नहीं उगाना चाहते हैं तो उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था. अगर वो नहीं चाहते तो वो आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले. सो दैट वाज नॉट एट ऑल एन इशू देयर, राइट. तो उससे क्या हुआ कि अब जब ये ऐसा रिवोल्ट हुआ तो द इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स इन बंगाल, वहां पे बिल्कुल खत्म हो गया. तो उसके बाद क्या हुआ, नाउ ब्रिटिशर्स और द कंपनी, बंगाल में खत्म हो गया, कोई बात नहीं, उनको लगा कि अब हम कहीं और जा सकते हैं. सो दे डाइवर्टेड, दे शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार. बंगाल से हटे तो ये बिहार में पहुंच गए, और वहां पर दे हैड से कि दे हैड स्टार्टेड प्रेशराइजिंग द पीपल. लेकिन मीन टाइम क्या हुआ कि देयर वाज अ डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज, राइट. सिंथेटिक डाइज की डिस्कवरी के कारण जो लोग थे, या सॉरी द बिजनेस जो था इनका, वो काफी ज्यादा अफेक्ट हुआ, क्योंकि अब इंडिगो की इतनी जरूरत थी नहीं. सिंथेटिक डाइज जो थे वो ऑलरेडी आ चुके थे, राइट. सो उससे क्या हुआ कि मीन टाइम 1917 में महात्मा गांधी ही ऑल्सो हैड कम, और वो अब उन्होंने बिहार में जो प्लांटर्स थे या जो इंडिगो जो उगा रहे थे उनके लिए मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसे चंपारण मूवमेंट कहा जाता है. एंड वहां से भी, बिहार से भी अब जो कंपनी थी, नाउ दे कुड नॉट फोर्स द पीपल टू ग्रो द indigo, right. So this was all about this chapter, right, ruling the countryside.